द स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है सचिन कटियार और हमारे साथ आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी के जितने भी वीडियो पढ़े हैं वो क्रम से पढ़े हैं, उन्हें बैकग्राउंड स्टोरी के माध्यम से जानने की कोशिश की है। आज हम लोग जो है अभी सर लास्ट वीडियो हम लोगों ने 1813 का चार्टर पढ़ा था। उस चार्टर में आपने देखा था कि वो चार्टर क्यों आया था। उसमें दो कारण हमने आपको बताए थे, एक नेपोलियन की बात बताई थी और दूसरी एडम स्मिथ की थ्योरी बताई थी। इन दो कारणों से 1813 का चार्टर आया था। आज हम लोग 1833 का चार्टर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पढ़ने का स्टाइल हमारा वही होगा जो हमने कहा ना, हमारा पढ़ने का स्टाइल थोड़ा वही होगा जो 1813 या अभी तक हमने लोगों ने किया है। हमें सबसे पहले यही जानना है कि 1833 का चार्टर आया क्यों है, क्योंकि यूपीपीसीएस या यूपीएससी यही जानने की कोशिश करता है ये आया क्यों है। वो जो आगे की लाइनें लिखी होती हैं हो सकता है किसी छोटी छोटी परीक्षाओं में वो ऑब्जेक्टिव बना के पूछ ली जाती हैं, लेकिन आमतौर पे कथन निष्कर्ष वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो यूपीएससी या यूपीपीसीएस जब वो उन पे फोकस करता है, जो कारण क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं कि ये किस कॉजेज़ की वजह से ये आया है, तो हम लोग वही जानने की कोशिश करते हैं। अभी तक जैसे हमने वही करा है तो अब 1833 के बारे में भी वही जानने की कोशिश करेंगे कि 1833 का जो चार्टर है, 1833 का चार्टर या आप चार्टर अधिनियम कह सकते हैं, चार्टर अधिनियम ये क्यों आया, क्या इसके बैकग्राउंड स्टोरी थी और क्या बातें थी। तो हमें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाना होगा। इसका बैकग्राउंड जहाँ भी हो वहाँ से इसे उठा के लाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट करेंगे आके। ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंड की बातें करें, बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड है क्या, अगर कहें इसका बैकग्राउंड एक धोखा है। इसका बैकग्राउंड एक धोखा है जो ब्रिटिश जनों के साथ हुआ है। इस बात को अभी आपको समझना है। एक धोखा है इसका बैकग्राउंड। ये धोखा क्या है ये आपको समझना है। पहले इस पॉइंट पे हम बात कर लेंगे, काफ़ी बातें करेंगे। देखिए, हम आपको डायरेक्ट, मैं बार बार कहता जा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट एक्ट पिलाने के चक्कर में नहीं हूँ कि उसके 10-12 पॉइंट हैं बंगाल के गवर्नर जनरल को। चलो ठीक है, हम पहले वो कुछ पॉइंट बोले दे रहे जिससे आपको वो पड़ जाए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले बने। दास प्रथा का अंत कर दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। संपूर्ण भारत के लिए राजस्व का अधिकार दे दिया गया, बजट बनाने का अधिकार दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट्स के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। वो बैकग्राउंड हमें पहले जानना होगा, फिर ये पॉइंट अच्छे लगेंगे, वरना तुम किताब में तो इन्हें रट ही रहे होगे। हमें पूरा विश्वास है आप बहुत समय से इसे रट रहे होंगे। हम पहले ऐसा करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1833 का जो बैकग्राउंड है वो वास्तव में एक धोखा है, जो धोखा किया गया था 1813 में। 1813 में एक धोखा था। एक लाइन आप देखिएगा, एक लाइन 1813 की है। 1813 के एक्ट में एक लाइन की बात की जाती है। वो लाइन ये थी कि कंपनी के व्यापार, जो कंपनी का एकाधिकार है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश जनों के लिए भारत में व्यापार के द्वार खोल दिए गए। भारत में जा सकते हैं, वो व्यापार कर सकते हैं। ये एक पॉइंट था, जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये सारी बातें थीं। ये हम आपको उस वाले एक्ट में बता चुके हैं। उधर वाले एक्ट में हमने आपसे बातें की थी, वो दो बातें की थी। हम थोड़ा सा पीछे लाके आपको फिर से कनेक्ट करेंगे। उधर एक्ट में हमने दो बातें की थी। एक बात क्या थी, एक बात ये थी कि नेपोलियन की हिस्ट्री हमने आपको बताई थी। नेपोलियन की वजह से उनकी पूरी सिचुएशन हिलक गई थी कि नेपोलियन ने पूरे के पूरे जो यूरोप पे इंग्लैंड का जो व्यापार चलता था उसे रोक दिया था। जब उसे रोक दिया था इसलिए उन्होंने मांग की थी ब्रिटिश संसद में हमें भी भारत जाने की अनुमति मिले, क्योंकि हमारा व्यापार जो है वो रुक गया था। दूसरा कारण क्या था, हमने ये बताया भी था आपको कि दूसरा कारण क्या था। दूसरा कारण एडम स्मिथ की थ्योरी थी। तो दोनों कारणों को ब्रिटिश संसद में गूंज उठी। उन गूंज में ये बात उठी कि हमको भी भारत में व्यापार करने जाना होगा। तो इसीलिए कंपनी, लेकिन भारत में कंपनी का एकाधिकार था। एकाधिकार मतलब इकल्ली कंपनी काम कर रही थी, वो किसी और को प्रवेश नहीं देना चाहती थी, किसी और को प्रवेश नहीं आना देना चाहती थी। लेकिन संसद में जब इस तरीके की मांग उठेगी तो संसद ने वो मांग स्वीकार कर ली और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को लगभग समाप्त कर दिया। दो चीज़ों पर उनका एकाधिकार रह गया था, चाय का और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार रह गया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इसमें कुछ गोलमोल थी बातें। गोलमोल ये थी कि अगर ये, जैसे इन्होंने कह दिया था सभी ब्रिटिश जन जो है भारत जा सकते हैं, सभी लोग जा सकते हैं, जितने भी ब्रिटिश के लोग हैं सारे के सारे भारत जा सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी इसमें। प्रॉब्लम ये थी कि ये कहना, ये जो कहा गया वो सबके समझ में उस समय नहीं आया था कि ये वहाँ जाएंगे भारत में व्यापार करने के लिए। लेकिन वास्तव में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है आपको पता है, इसे हिंदी में कहते हैं निदेशक मंडल। निदेशक मंडल कंपनी की ये बॉडी है। निदेशक मंडल मतलब निदेशक मंडल कितने लोग होते थे? 24 लोग होते थे। 24 लोग होते थे, इन्हीं में से डायरेक्टर चुनाव होता था, इसी में से एक अध्यक्ष होता था, उपाध्यक्ष होता था। ये कंपनी के वो लोग हैं जो कंपनी के मालिकों द्वारा चुने जाते हैं। ये स्टार्टिंग में बताई थी हमने, मालिकों द्वारा चुने जाते हैं, यही कंपनी को देखते हैं। हुआ क्या था ड्रामा ये हुआ है कि 1813 में जाने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन आप वहाँ जाएंगे और परमिशन किनसे लेंगे? इनसे परमिशन लेके ही आप वहाँ पे एंट्री हो सकती है आपकी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी है कि कंपनी परमिशन इनको देगी क्यों, ये आप बात समझ के देख लीजिएगा। जरा मैं कुछ और बातें करूंगा इस पर। आप देखिए बैकग्राउंड को मैं इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये आपके मन में रच बस जाए स्टोरी। जब भी आप मेरे वीडियोस क्रम से देख रहे हो, वो फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर वाला एक वीडियो है, वो गलती से लग गया, इंट्रोडक्शन वीडियो है, वहाँ से जब भी आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में ये बस जाए सारी स्टोरियाँ ना। तो अब जरा एक बात देखिएगा, 1813 में क्या कहा कि आप जा सकते हैं, भारत जाने की अनुमति थी, भारत जाने, व्यापार करने और ये सारी चीज़ों की आपको अनुमति थी, आपको अनुमति मिल गई थी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी, आपको यहाँ से वहाँ जाने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के थे और जो वास्तव में इंडिया में थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो 24 लोग थे, उनकी बिना परमिशन से आप भारत में व्यापार नहीं कर सकते। मतलब वहाँ उनसे लाइसेंस लेना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया आप जाइए व्यापार करिए, लेकिन जब वे वहाँ पहुँचेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं BOC, उनसे आपको लाइसेंस लेना होगा। अब आप ये बता दीजिए, जो कंपनी यहाँ एकाधिकार के रूप में चल रही है, जो कंपनी का यहाँ वर्चस्व है, वो कंपनी किसी और कंपनी को प्रवेश के लिए लाइसेंस क्यों देगी? आप सोच के देख लीजिए जरा। तो लाइसेंस देगी कि नहीं देगी? आप सोच लीजिए। लाइसेंस, मुझे तो नहीं लगता कि वो लाइसेंस देगी। अगर दे ही दिया होता तो फिर 1833 का चार्टर आया क्यों? लाइसेंस वो देगी? वो लाइसेंस कभी नहीं देगी। आप ये देख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाइसेंस नहीं देते थे, या बहुत रेयर केसेस में लाइसेंस देते थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लाइसेंस ना दिया जाना, एक इंपॉर्टेंट बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा लाइसेंस ना दिया जाना, या लाइसेंस बहुत गिन चुन के लोगों को दिया जाना, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों किया? अगर हम ये बात देखते हैं तो हम ये बात भी देखते हैं कि ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों किया कि एक पॉइंट हल्का सा रख दिया, जैसे वो गुटखा आता है ना, गुटखे के नीचे लिखा होता है वैधानिक चेतावनी, इसे खाने से कैंसर होता है, वो बहुत नीचे छोटा सा लिखा होता है। ऐसे ही समझ लो ये वाली बात कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लाइसेंस देने की बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उन कंपनियों के या उन व्यापारियों को लाइसेंस देंगे, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों किया होगा? तो क्यों किया होगा ये भी जानते हैं। जरा देखिए कि बिना आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वहाँ पर आप व्यापार नहीं कर सकते, ऐसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों किया होगा? तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, कंपनी के पास अनुभव है। कंपनी के पास अनुभव मतलब उसे तो लगभग आप समझ लीजिए यहाँ तक 1833 तक आते आते उसे कम से कम 200 साल का अनुभव हो गया है। अब 200 साल का नहीं हो गया, हम कह रहे हैं 1764 से ही मान के चल रहे हो, तो 100 कम से कम 70-80 साल का, तो जितना भी है घटा के देख लो, इतना तो अनुभव हो ही गया है ना। इतना तो अनुभव इनके पास हो ही गया। अगर यहाँ से देख रहे हो और वहाँ से देख रहे हो कि 1600 से अगर वो व्यापार करने के लिए आए हैं, या वो भी टाइम से, अगर उस टाइम से देख रहे हो कि यहाँ 1608 या 12 से आए हैं, तो देख लो कितना लंबा उन्हें टाइम पीरियड हो गया व्यापार का। तो उनके पास अच्छा खासा अनुभव है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा मानना था, इनके पास इतना तगड़ा अनुभव है, तो ये भारत में सब चीज़ें जानते हैं। उनके भारत में जो प्रथाएँ चल रही हैं, सांस्कृतिक सामाजिक जो चीज़ें हैं, उन्हें ये लोग जानते हैं। तो कोई भी कंपनी आए इससे पहले भारत में कुछ गड़बड़ कर दे और हमारी सिचुएशन को बदल दे, या हमारी चीज़ें ही गड़बड़ हो जाए, तो उसी कंपनी से सबसे पहले आपको अधिकार पत्र लेना पड़ेगा, वहाँ जाके लाइसेंस लेना होगा, तब आप व्यापार कर सकते हैं। तो वो उन्होंने छोटे छोटे ऑप्शन में लिखा था। लेकिन इन लोगों को 1813 के एक्ट के तहत ये बात नहीं पता थी कि ऐसी ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं। वे तो वहाँ से भर भर के जहाज में आए यहाँ और व्यापार करने के पर्पज़ से आए, लेकिन जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से उन्हें अनुमति मिलना कठिन हो गया, तब वो आ गए प्रॉब्लम में। और ये वो बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड की वजह से 1833 का एक्ट जो है वो आता है। अब आपको ध्यान देना है मेरी बातों पर। चलिए, लगता है आपको समझ आया होगा। एक बार और वीडियो को पीछे से करके फिर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बातें करेंगे हम इस एक्ट के बारे में। थोड़ी सी और बातें करनी है हमको, जरा गौर करिएगा। बैकग्राउंड में थोड़ी सी और बातें करते हैं। तो दो प्रॉब्लम्स, अगर हम इसके कारण जानने की कोशिश करें तो इसके कारण वहीं छिपे हुए हैं। कहाँ से? 1813 में, 1813 के एक्ट में ही इसके कारण छिपे हुए हैं।
कारण ये छिपे हुए हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जो अनुमति का खेल खेला गया वही वास्तव में व्यापारियों को यहाँ आने नहीं दे रहा था। व्यापारी दो तरीके से फंसे हुए थे। एक तो यूरोप में उनका, अच्छा एक और बात आपको बताते हैं, एक कारण तो ये हो गया कि एक कारण ये है कि वो संसद में दोबारा मांग उठी। एक दूसरा कारण है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, ये तो आप जानते ही हैं। औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या ही है कि अब सारे काम जो है आदमी तो पीछे चला गया, सब मशीनों से होंगे और तरह तरह के, आपको पता ही है, तरह तरह के आविष्कार होने लगे थे, तरह तरह के आविष्कार हो रहे, तरह तरह की मशीनें बन रही थी। तो अब मनुष्य के द्वारा काम कम होने लगा, तो मशीनों से होने लगा था, और सस्ता भी था, श्रम भी कम लग रहा था, और तैयार जो हो जाता था वो भी बहुत सस्ता तैयार हो जाता था, है ना। तो अब क्या था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। अब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का कारण भी एक बार जान लीजिए, सुन लीजिएगा। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। एक छोटा सा ये जरा देखना, ये मान लीजिए इंग्लैंड है, ये मान लीजिए आयरलैंड है, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और ये देखिए ये आया फ्रांस, और ये ऐसे मान के हम चलते हैं थोड़ा सा, ये चलो ठीक है। अब नीचे वाले से खैर कोई मतलब भी नहीं, हमें ये मतलब भी नहीं, हम ये मानते यही तो फ्रांस है ना, ये फ्रांस है, ठीक। इंग्लैंड में अगर औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो आप ये समझिएगा, ये मान लीजिए इंग्लैंड, ये हम पहले ही बता चुके हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड मिला के ग्रेट ब्रिटेन होता है, बार बार ना कहलाओ, अब जानते ही हो सारा। यहाँ समझ लीजिए हज़ारों फैक्ट्रियाँ लग रही थी, हज़ारों की तादाद में इनमें फैक्ट्रियाँ लग रही थी। यहाँ भी ऊपर वाले में नॉर्दर्न आयरलैंड मिलाते तो यूके बनता है। तो इतनी हज़ारों फैक्ट्रियाँ लग रही थी, हज़ारों फैक्ट्रियों में कच्चा माल तो आ रहा था, और जब कच्चा माल जब बन के तैयार हो रहा था तो इन लोगों को चाहिए था एक मार्केट, और एक मार्केट, इतना बड़ा मार्केट चाहिए था। इनके पास सप्लाई के लिए मार्केट नहीं था, तो मार्केट भी चाहिए था। तो मार्केट के लिए यूरोप में तो उस समय हपादिया मच गई 1813-15 की तरफ, आपको पता ही है, नेपोलियन ने गदर मचा के रखा हुआ था, तो यहाँ से थोड़ा बाजार टूट गया था। उन्हें पूरे विश्व में बाजार चाहिए था अपने लिए, क्योंकि इतना माल तैयार हो रहा है, पूरे विश्व में बाजार चाहिए। तो भारत में भी तो बाजार है ना, लेकिन उस बाजार पे कुंडली मारे बैठी है ईस्ट इंडिया कंपनी। बाजार में कौन कुंडली मारे बैठा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, और एकाधिकार 1813 में तोड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन एक गेम खेल दिया गया, ये वाला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला, तो वो एकाधिकार फिर भी ना टूटा। लग रहा है कि टूट गया, लेकिन फिर भी ना टूटा। तो दो ऐसे कारण थे जिन उनको भी बाजार चाहिए था, इतना बड़ा बाजार चाहिए था। भारत एक बड़ा बाजार था, तो उन्हें भी एक बड़ा बाजार चाहिए था, जिस बाजार में उनकी चीज़ों की खपत हो सके, है ना, जिस बाजार में उनकी चीज़ों की खपत हो सके। तो इसलिए दो ये कारण हैं, ये दो कारण आप अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि पहला कारण यूपीएससी यहीं से बनाएगा क्वेश्चन कि 1833 आने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से एक कारण है। कथन है 1813 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया सभी लोगों के ऊपर, या कथन बी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जिसमें बढ़ता हुआ उनकी जो उसके लिए उन्हें बाजार की आवश्यकता थी, जिस वजह से ब्रिटिश संसद में ये दोनों मांगे उठी। ऐसे कुछ बनाते हैं वो, हम ये कह रहे हैं, वो कथन ए कथन बी करके बनाते, फिर कहेंगे कथन ए बी की व्याख्या, बी ए की व्याख्या, दिमाग चाट लेंगे। इसलिए बहुत डिटेल में थोड़ा सा इसे जानना है हमको बैकग्राउंड में जाके। बाकी तो यूपीएसआई अगर आप कर रहे हैं तो बहुत मजा आएगा, अगर ये चीज़ें आप समझ लोगे वहाँ सीधे ही टिक लग जाएगा ना। बाकी यूपीएससी और यूपीपीसीएस का तो मेरा टारगेट है ही है, ठीक है। देखिएगा, तो दो कारण आपको समझ आए। पहला कारण 1813 का एक्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वजह से ही ड्रामा किया गया था। दूसरा कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, उस प्रोडक्शन के लिए बाजार भी तो चाहिए। आप ही अपने घर में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हो, इतनी सारी चीज़ें बनाते हो, मान लो छोटा सा कारखाना खोले हो, तो उसे सप्लाई करना भी तो जरूरी है ना। सप्लाई नहीं करेगा घर में सड़ नहीं जाएगी सारी की सारी चीज़ें, तो बाजार चाहिए ना। तो बाजार भारत है ना, बाजार भारत है, भारत जैसे और भी देश हैं, भारत है बाजार। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एकाधिकार कुंडली मारे बैठी है, तो वो कुंडली उनकी हटाई भी गई थी 1813 में। लेकिन ये देखो, एक ऑप्शन ये छोड़ दिया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अनुमति नहीं मिल, जब तक नहीं होगी तब तक नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा मानती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पहले से रह रही है वहाँ, उसे सब कुछ पता है, तो नए वाले लोगों को वो लाइसेंस देगी, तब नए वाले व्यापार करेंगे। लेकिन वो लाइसेंस काहे देगी, आप ही समझ लो, काहे देगी लाइसेंस? अगर अब मालिक इस कंपनी में, मान लो इस पूरे देश में केवल अगर मान लो जियो की ही कंपनी चल रही हो और जियो को एकाधिकार मिल जाए, और भारत सरकार ये कह दे कि अब कोई भी नई कंपनी जो नेटवर्क वाली आएगी वो जियो से लाइसेंस लेगी,
हम तो दे रहे हैं लाइसेंस, दे दिया, पैसा ले भी लिया, लाओ अब जियो से ले लेना जाके। तो जियो लाइसेंस काहे देगी, अपनी दुश्मन काहे पैदा करे, अपने लिए अपना प्रतिद्वंदी काहे पैदा करेगी। उसकी मोनोपोली चल रही है, उसका एकाधिकार चल रहा है, वो 2 रुपये बेचे चाहे 4 रुपये बेचे। अगर किसी का एकाधिकार होता है, मान लीजिए एक बिस्कुट की कंपनी है, इकल्ली बिस्कुट की कंपनी इस देश में है, अगर कोई दूसरा बिस्कुट बनाने वाला आ ही नहीं सकता है तो बिस्कुट में 2 को बेचे, 10 को बेचे, 50 को बेचे, उनकी अपनी इच्छा, हमको 50 का भी खरीदना पड़ेगा। इसे कहते हैं एकाधिकार। एकाधिकार में चीज़ें महंगी होती हैं, बहुत महंगी हो जाती हैं, उनके अपनी मनमर्जी चलती है। आप इमेजिन करके देखिएगा, पहले देखिए डाटा कितना महंगा था, जियो एकदम आई, फ्री लेके आई, फ्री की स्कीम लेके आई, सबने अपने रेट गिरा दिए। अब वो बाजार को ऊपर नीचे होते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धा चालू हो गई है ना। तो मेरी वही कहने का मतलब आपको है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का एकाधिकार, आप अब इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं ना, तो वहाँ पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, वहाँ पढ़ाएंगे आपको, वहाँ ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सब पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है ये, हम इसी लहजे में चलेंगे सब में। हिस्ट्री एक बार चालू होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक बार मैं चाहता हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी चालू हो जाए। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर एक बार चालू होगी, देश आपके दिमाग में बस जाएंगे, देश के आसपास की संधियाँ बंदियाँ जो कुछ भी हैं, है ना, वो पर्वत पहाड़ सब बस जाएंगे आपके दिमाग में, कोना कोना में आपके दिमाग में बसा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेगी। यहाँ पता चल जाएगा, यहाँ मैनचेस्टर है, लंकाशायर है, ऑक्सफोर्ड है, यहाँ डंडी है, ये सब पता चल जाएगा आपको, फिर आपको मज़ा आने लगेगा इन सब चीज़ों पर, है ना। चलिए, तो ये बात, 2 कारण आपको समझ आए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये बैकग्राउंड है 1833 का, थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया, आप जरूरी था ये इसलिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट नहीं करना चाहता, फिर डायरेक्ट फिर हमारी फिर है क्या, फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा हमारा, है ना। थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं 1833 के बारे में थोड़ी सी बातें, और 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। देखिए, हम एक और बात आपको बताना चाह रहे हैं, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, 1773 का एक्ट आया पहले, अभी 1793 आया, इसके बीच में 86 भी आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसमें आया है, उसके बाद 1813 आया। हर बार क्या होता है, जब 1773 का एक्ट आया तो कंपनी के अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ाया गया था। ये 20-20 सालों के लिए कंपनी के अधिकार को बढ़ाया जाता है कि 20 साल के लिए दोबारा से एक तरीके से इन्हें लाइसेंस मिल जाता है 20 साल के लिए। तो फिर से मांग की गई थी 1833 में कि 20 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाए, 20 साल के लिए फिर से बढ़ाने की मांग की गई, कंपनी के अधिकार को बढ़ा दिया जाए। तो अब कुछ बातें आपको जाननी है, मैं ये बताना चाह रहा था, आपको कुछ बातें जाननी है। देखिए, तो 1833 का चार्टर एक्ट वास्तव में कंपनी ने मांग की थी कि संसद से, ब्रिटिश संसद से, कि मेरा 20 साल का जो है, और जो है एक तरीके से उनका एग्रीमेंट समझ लो, अधिकार पत्र समझ लो कि 20 साल के लिए और बढ़ा दो। तो ब्रिटिश संसद ने उसे 20 साल के लिए बढ़ाने की जो मांग जो है वो संसद में रखी गई। ठीक, अब जरा 1833 का चार्टर के वो 2 कारण हैं, लेकिन 1833 के बाद की बात, अब 1833 के समय की बातें बताएं और कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, वो घटना आप समझ लीजिए, बाकी वो पॉइंट तो मैं लिख ही दूंगा और समझा ही दूंगा। एक और घटना घटी है, वो घटना देखिएगा। 1833 आने से पहले 1830 में एक घटना घटी है। 1830 में बिग पार्टी, मैं थोड़ा वैसे लिखे दे रहा हूँ, आप थोड़ा एकदम वैसे लिख देता हूँ कर्सी, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाती हो। बिग पार्टी, देखिए मैं चाहूँ सब ऐसे ही बता सकता हूँ, मैं लिख इसलिए देता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद आप नोट्स बना रहे होंगे, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब बाकी आप बताएं, अपने सुझाव दीजिएगा मुझे, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी ना लगे, अगर आप मेरी किसी भी चीज़ से सहमत नहीं होते तो कम से कम कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपकी ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं वो सुधार करने की कोशिश करूँगा। मैं अभी थोड़ा नया हूँ, चीज़ें जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप बताएंगे ज़रूर मुझे, ठीक है। बिग पार्टी की सरकार ब्रिटेन की सत्ता में आई। अब ये बात समझ लीजिएगा, सत्ता में आई। हम थोड़ा बैकग्राउंड की ही बातें कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 2 कारण वो हैं, 1813 में धोखा हुआ है, वो एक कारण माना जाता है, दूसरा कारण ये माना जाता है कि जो हमने अभी आपको बताया था। अब ये वाला देखो, 1833 चार्टर आने से पहले 1830 में एक बिग पार्टी की सरकार है, ब्रिटेन की सत्ता में आए। और ये जो पार्टी है ना, इसका पॉइंट अगर आप जानेंगे तो ये उदारवादी पार्टी है, उदारवादी। तो इसने उदारवादी नीतियों के द्वार खोल दिए,
द्वार खोल दिए। अब आपको एक बात और बताना है मुझे, खोल दिए। ये जब पार्टी सरकार आई थी सत्ता में तो ब्रिटेन में उदारवादियों का चलन चल पड़ा। अब उदारवादियों के और 3-4 नाम है, चलो ठीक है हम बताते हैं अभी सब धीरे धीरे। तो उदारवादियों का नीतियों का जो था वो फंडा चल पड़ा ब्रिटेन में। अब सब उदारवादी, मानवतावादी, है ना, उपयोगितावादी, मतलब ऐसे विचम, अब वो मानवाधिकार की बातें होने लगी। मतलब ब्रिटेन जो है उस रास्ते पे चल पड़ा जिसमें उदारवादी नीतियाँ उसकी शुरू हो गई। अब उदारवादियों की मांग होने लगी इस तरीके की। अब ये जब उदारवादी आ गए तो अब वो लोग आए, उन लोगों ने ये मांग की ब्रिटिश संसद में कि जो आपने 1813 में किया था, व्यापारी जो इंग्लैंड के व्यापारी थे, इंग्लैंड के या ब्रिटेन के व्यापारी या आप यूके के भी व्यापारी कह सकते हैं, उन लोगों ने मांग की जो आपने 1813 में किया था वो गलत था। उसके तहत हमें व्यापार की अनुमति वहाँ मिल ही नहीं रही थी और हमारे साथ हो गया है धोखा। तो ये सारी मांग ब्रिटेन के संसद में उठ रही थी और इस समय सरकार कैसी है, उदारवादी। तो उसने उसने मान ली और कहा कि हाँ ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये गलत कर रही होगी। तो अब क्या किया है, अब यहाँ से शुरू होता है आपसे 1833 का चार्टर अधिनियम। अब वो सारे पॉइंट आप समझ लीजिएगा। अब देखिए एक एक पॉइंट को। अब यहाँ से आपका शुरू होता है। तो इतना आपको बैकग्राउंड में मैंने समझाने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनाते हैं वो। तो आप ऐसा ना हो कि आपसे कोई पूछ दे, आप ये रट्टा लगाए बैठे हैं, कोई मिल जाए वो ये पूछ दे, तो ठीक है ना, थोड़ा सा समझ के चलिए यार। 5-6 मिनट तो है, बैकग्राउंड जान ली, स्टोरी जान ली। हर एक एक्ट की मैं बैकग्राउंड स्टोरी की बातें करूँगा। जैसे 13 की बात की थी, इसकी की थी, सबकी की थी ना, तो ऐसे ही करूँगा। और आप क्रम से मेरे वीडियो देखना, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स से लिखा है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो है गलती से लिखा है, वहीं से सीधे देखना आराम से, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, थोड़ा कमेंट कर देना, मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ मिलता थोड़ी ना, आप लाइक कर दो डिसलाइक कर दो, कुछ नहीं मिलने वाला। यूट्यूब के अपने मानक हैं, जब तक वो चीज़ें नहीं पूरी हो जाती तब तक ये चैनल जो है वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। और अगर बंद हो गया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हमारी अपनी 2 रोटी चल जाती है। चलिए, सोच रहे हैं आप सबके पास ये शिक्षा पहुंच सके। आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो भी आप किताबें लेकर आए हैं, वो किताबें मेरे बताने के बाद आपको समझ अच्छे से आ जाती हो। बस अगर ये काम अगर हम कर लिए तो हमने समझ लीजिए आपके दिल में जगह बना ली है। 1800 चार्टर का अधिनियम जरा देखिएगा। आप बातें करते हैं, हम वो जो हो गया सारा, आप थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो, अब पहली बात तो ये है, सभी ब्रिटिश जनों को भारत में रहने, भूमि खरीदने बिना अनुमति के, भारत में बिना अनुमति के रहने, भूमि खरीदने की व्यवस्था की अनुमति मिली। देखिए, अब मेरी बात देखिए, इतनी बैकग्राउंड स्टोरी आपकी बातें करी हमने। अब ये देखिए, ये पॉइंट वहीं से आता है, 1833 का ये चार्टर का जो पॉइंट है ये वहीं से आता है। सभी ब्रिटिश जनों को भारत में बिना अनुमति के रहने, भूमि खरीदने और भूमि खरीदने की अनुमति मिली। मतलब रहने, भूमि खरीदने की अनुमति मिली बिना अनुमति के। बिना अनुमति किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर की अब अनुमति की आवश्यकता नहीं है आपको। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर की, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर हैं उनकी आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब बिना अनुमति के ही आपका हो जाएगा। बिना अनुमति के आप रह सकते हैं, खरीद सकते हैं। अरे यार, तो नहीं, खराब है। तो बिना, सभी ब्रिटिश जनों में भारत को बिना अनुमति के रहने, भूमि खरीदने की अनुमति मिल गई। तो अब वो लोग ऐसे ही जाएंगे और उन्हें किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 24 लोगों की, या वो लोग जो हैं उनकी अब नहीं परमिशन ज़रूरत है, ऐसे रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, कंपनी के ये बड़ा एक्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी के व्यापारिक, इतना बड़ा है कि आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से
ब्रिटिश सरकार की ओर से एकमात्र शासन करना रह गया, शासन करना रह गया। चलिए अब आपको इस पॉइंट की पहले बात कर लेते हैं। देखिए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब वो चीन और चाय वाला वो भी समाप्त हो गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से पूर्णतः शासन करना रह गया। अच्छा, आप एक बात बता दो कि कंपनी जो चल रही थी, वो कंपनी चलाने वाले जो लोग थे, वो कंपनी जो चला रहे थे उसको कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, कंपनी के जो लोग थे उनको क्या कह रहे थे आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बताना जरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग थे? 24 लोग थे। अब अगर कंपनी समाप्त हो रही है, कंपनी के एकाधिकार समाप्त हो गए, व्यापारिक खत्म हो गया, मतलब व्यापारिक कंपनी काम नहीं कर रही, तो अब व्यापारिक नहीं कर रही तो कंपनी के ये लोग करेंगे क्या? ये लोग अब राजनीतिक काम करेंगे। समझिएगा मेरी बातों को, राजनीतिक पॉलिटिकल जो सिस्टम है अब उसे हैंडल करेंगे। तो आप देखो, एक तो पॉलिटिकल चीज़ें जो देख रहा है उसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 लोग हैं। अब कौन और संघ में देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 24 लोग हैं, वो लोग भी राजनीतिक चीज़ें देखेंगे, यानी व्यापारिक काम खत्म हो गया। अब दोनों आदमी जो हैं, चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, दोनों के दोनों आदमी राजनीतिक चीज़ें देखने लगे, यानी कंपनी जो है अब वो प्रशासन का कार्य देखने लगी। और अब एक तरीके से प्रशासन पे ही इन लोगों की निगाह पहुंच गई, व्यापारिक काम इनके खत्म हो गए। चलिए, पूर्णतः खत्म कर दिए गए, ये लोग उधर शिफ्ट हो गए। अब ये याद रखना, नहीं तो ये भूल जाओ कि ये गए कहाँ, ये अभी हैं सब उधर लग गए हैं। चलिए अब देखो, अब जब काम ही सब खत्म हो गया तो गवर्नर जनरल तो प्रशासन ही वाला काम करेगा। देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और इसके तहत या इस अधिनियम के तहत भारत के प्रथम गवर्नर बने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं, गवर्नर जनरल जिन्हें कहा गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही आपसे पूछा जाता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? बंगाल के प्रथम गवर्नर, अच्छा ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनाते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बता दिया आपने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? ये हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के एक्ट में बने। 1833 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक, गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत, जिस पे हम ये एक बार ये चर्चा कर चुके हैं, ब्रिटिश भारत का मतलब जहाँ जहाँ उनका कब्जा था। पूरा भारत में तो देसी रियासतें भी तो थी ना, पूरी भारत की अगर हम बात करते हैं तो पूरे भारत में देसी रियासतें भी तो थी ना। पूरे देसी रियासतों में सब थोड़ी ना कह दोगे सब तुम्हारे पास था, है ना। तो कुछ में संधि थी, कुछ में मित्रता थी, कुछ कतई फ्री थे। तो ब्रिटिश भारत की बात कर रहे हैं ना। गवर्नर जनरल को जितना भी उनके पास था, लगभग था ही, सब कर ही लिया था उन्हें धीरे धीरे। गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए भी कह सकते हो, विधि बनाने का अधिकार दिया गया। कानून, विधि लिख सकते हो आप, कानून लिख सकते हो, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ये आमतौर पे बताया ये जा रहा है, दिया गया, आमतौर पे ये बताया जा रहा है, दिया गया। देखिए, आमतौर पे ये बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये मैप है, मान लीजिए एक छोटा सा मैप बना लेते हैं हम लोग, छोटा सा मैप बना के देखते हैं।
बाद में सही कर लेंगे इसे, अभी काम चला रहे हैं। मान लीजिए ये मुंबई की प्रेसिडेंसी है, ये मद्रास की प्रेसिडेंसी है, ये बंगाल की प्रेसिडेंसी है ना, तो अब ये भारत का गवर्नर जनरल है, तो अब ये अलग अलग नहीं बनाएंगे नियम, यही नियम जो है इन सब पे मान्य होगा। वो जो नियम बनाएगा इस प्रेसिडेंसी पे भी लागू होगा, अपने पे भी तो लागू होगा ही होगा, इसके अलावा छोटे छोटे और भी जो क्षेत्र हैं उन पे सब पे लागू हो जाएगा। हमने कहा ना जिस पे जहाँ तक इनका कब्जा है उन सब पे लागू हो जाएगा, ये इसका मतलब है। चलिए देखिए, गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए कानून को अब अधिनियम कहा गया। अधिनियम कहा गया। इससे पूर्व विनियम कहा जाता था। इससे पूर्व विनियम कहा जाता था। अच्छा, अब ये जाता था, जरा ये देखिएगा, अब जब गवर्नर जनरल की परिषद कोई कानून बनाती है तो उसे अब अधिनियम माने एक्ट कहा जाता था। अब विनियम नहीं कहा जाता, पहले विनियम बोला जाता था, अब अधिनियम। इस एक्ट के तहत, इस चार्टर के तहत गवर्नर जनरल की परिषद जो कानून बनाएगी उसे अब अधिनियम कहा जाएगा, विनियम नहीं कहा जाएगा। पहले विनियम कहा जाता था, अब अधिनियम कहने लगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक और पॉइंट भी है, पॉइंट मुझे याद नहीं कौन सा नंबर है, आप नंबर अपने डाल लियो, हमें लगता है 5वां है शायद, 5वां। गवर्नर जनरल की परिषद में, अभी देखिए गवर्नर जनरल की परिषद, देखिए गवर्नर जनरल शुरू में आया था, उसकी परिषद में 4 लोग थे। हमने बताया था क्लीरी मानसन और वो फ्रांसिस और वो सारे लोग बताए थे हमने, 4 लोग थे। फिर से आते आते 4 की संख्या 3 कर दी गई, 1 निकाल दिया गया, 1833 आया, फिर से चौथा ले आए हैं। ठीक, गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधिक सदस्य लाया गया। विधिक सदस्य मतलब होता है ये न्याय की कानून की बातें जानता है ज़्यादा, तो ऐसे आदमी को लाया गया, क्योंकि इसलिए गवर्नर जनरल अब जब कानून बनाएगा तो एक ऐसे सदस्य का होना जरूरी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा मानती थी कि एक ऐसे सदस्य का होना जरूरी है जिसको जो कानून का ज्ञाता हो, तो इसलिए इसे लाए थे। अब देखो बहुत सारी किताबों में बहुत अलग अलग बातें इसको लेकर लिखी होती हैं। ये कहा जाता है ये चौथा सदस्य जो शामिल किया गया था गवर्नर जनरल की परिषद में, इसको कई लोग ये कहते हैं कि ये बैठकों में शामिल तो हो सकता है, कई पुस्तकें आप देखेंगे ये लिखा हुआ, ये बैठकों में शामिल हो सकता है, बोल सकता है, कार्यकारी परिषद जो उनकी परिषद है जब बैठक होगी तब उसमें शामिल होगा, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इसे मत देने का अधिकार नहीं है। कई सारी किताबें लिखी होती है उसमें मत देने का अधिकार है। तो आपको ये बता दे रहा हूँ मैं अच्छी तरीके से, ये बोल सकता था, बैठक में शामिल भी हो सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं रखा गया था। इसे शामिल किया गया था कानून के बारे में बताने के लिए। ये विधिक सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल हुआ था। अब देखो किताब में इसको लेकर ट्विस्ट है, तो यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बहुत सारी इसमें बातें हैं, तो यूपीएससी इसमें क्वेश्चन नहीं बनाने वाला। हाँ, ये बना सकता है कि गवर्नर जनरल के परिषद में तीन की संख्या 4 कौन से एक्ट के तहत हुई, तो इसके तहत हुई। ठीक है, आमतौर पे किताबें ये बातें लिखेंगी ही नहीं कि इसका बीच में ये लफड़ा है क्या। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की परिषद में हम भी सीधी सीधी बात कर ले रहे हैं आपसे। गवर्नर जनरल की परिषद में 3 से सदस्य, चौथा सदस्य जोड़ा गया जिसे विधिक सदस्य कहा जाता है। बस इतना, हमने भी नहीं बीच में कोई उलझन क्रिएट की आपकी, आप भी इतनी बात याद रखना। ठीक है, इतनी रखी जाएगी। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधिक सदस्य लाया गया, इसका काम यही था कि कानून के बारे में ये ज्ञाता था, और अब जो कानून बनाए जाएंगे वो ये मतलब ये भी बताएगा सारी बातें। ठीक है, चलिए, गवर्नर जनरल को राजस्व के
अधिकार देते हुए वह संपूर्ण भारत के लिए बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ये ज़रा समझ लीजिएगा आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक गवर्नर जनरल को अब सारे राजस्व के अधिकार दे दिए गए। अब उसके राजस्व को लेके, राजस्व मतलब जो पैसा इकट्ठा करा जाता है, उस राजस्व को लेके सारे अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए। अब वो राजस्व को लेके कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो अब राजस्व संबंधी जो भी बजट तैयार करना है इस पूरे देश के लिए, जो भी बजट तैयार करना, अब वो गवर्नर जनरल को वो शक्ति दे दी गई। वो पूरे संपूर्ण भारत के लिए एक बजट तैयार कर सकता है और उस बजट के अनुरूप ही वो कार्य करेंगे। देखो, ये बातें कितनी भी कर लो, कुछ भी कर लो, और तुम इसमें अच्छा ढूंढने की अगर कोशिश करोगे कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने हमारे लिए अच्छा करा होगा, तो आप गलत दिशा में थोड़े जा रहे हैं। ठीक है, आप ज़्यादा पढ़ोगे थोड़ा सा तो आप समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। हमारे साथ तो हुई, हम सब समझा देंगे A to Z, परेशान हो। ठीक है, ये हो गया। अब ज़रा देखिएगा, अब कुछ और बातें हैं वो जान लीजिए। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। विधि विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। लिखा होता है किताब में, उन्मूलन कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दास प्रथा। दासों का भारत में ये बड़ा ड्रामा रहा है। दासों का हमारे यहाँ व्यापार होता था। दास बेचे जाते थे। दास क्या थे यार? दास हम ही लोग थे या लाते थे ये कहीं से मध्य एशिया से, वो यहाँ खरीदे बेचे जाते थे। दासों से चाकरी करवाते थे, कुछ रजवाड़े के लोग करवाते थे, कुछ इंग्लैंड जेलों का अंग्रेज कर्मचारी करते थे। तो अब इतना बुरा हो रहा था। अच्छा, एक तरफ आप मानवतावाद की बात करते हैं इस एक्ट में, ये उदारवादी संकल्पना पे आता है, मानवतावाद पे आता है, मानवाधिकार की बात आता है, तो ऐसी चीज़ कहाँ रह सकती है इसमें? तो ये तो पॉइंट आना ही आना है इसमें, है ना। ये कुछ बताएं चाहे ना बताएं, इसे कनेक्ट करो ना। ये जब मानवतावाद को लेके, उपयोगितावाद को लेके 1833 में विग पार्टी सरकार आई जो उदारवादी थी, उदारवादियों के लिए द्वार खोल दिए। इतनी बातें हैं तो दास प्रथा कहाँ से रह सकता है इसमें? तो दास प्रथा हटाने के लिए अब ये आएगा ही, इसमें जोड़ा ही जाएगा। तो इसमें ये धारा जोड़ी गई। अच्छा, ये धाराएँ होती हैं, आपको बता दें इनमें निरी सारी धाराएं होती हैं। तो धारा 1, 2, 3 करके ऐसे धाराएं होती हैं। ये जो बुकों में लिखा होता है ना, ये बुक में लिखा होता है तो एक सारांश लिखा होता है पॉइंट 1, 2, 3 बना के। ये पूरा चार्टर आने का मतलब इसमें निरी सारी धाराएं होंगी। तो ये भी एक धारा होगी जिसमें दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। कारण तो आपको समझ ही आया होगा ना, उदारवादी हो, इतनी सारी बातें कर रहे हो, मानवाधिकार की वहाँ भी बातें कर रहे हो, तो इतना तो बनता ही है ये। चलिए, खुद भी तो दास रखते थे, इतनी बातें करते थे, खुद तो सबसे ज़्यादा दास रखते थे। खैर, वो भी आप पढ़ेंगे, मॉडर्न में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, सब समझ आ जाएगा। तो ये हुआ। देखिए, एक और पॉइंट जोड़ा गया। अब कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, रंग, जाति के आधार पर अयोग्य नहीं समझा जाएगा। मतलब क्या था इसका? मतलब ये था, अब
कोई धर्म को लेके हम उसे अयोग्य नहीं समझेंगे। अगर कंपनी में रिक्वायरमेंट अगर होती है वैकेंसी की लेके, तो धर्म के हिसाब से नहीं होगी कि वो इस धर्म का नहीं है ना, उस धर्म का नहीं है। पहले हुआ था थोड़ा सा ड्रामा ये, चलो हम ये मॉडर्न बातें करेंगे। मूल वंश का इसका नहीं है, या रंग का वो कलिया है, हमें काले ही बोला जाता था ना, हम लोग काले, तो काले रंग वाले नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। अब ये उन्होंने खुद ही एक धारा बना दी, इसके लिए कहा कि इन सब चीज़ों को लेके हम अयोग्यता नहीं दिखाएंगे। फिर भी वो तुम्हें बहुत बड़े पद दे दें, बहुत बड़ी बात है ना, वो तो होने सर। हाँ खैर चलिए आगे चलते हैं। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, कानूनों का वर्गीकरण किया गया और एक विधि आयोग की व्यवस्था की गई। विधि आयोग की व्यवस्था की गई, विधि आयोग की व्यवस्था की गई। कहते हैं लॉर्ड मैकाले, ये लॉर्ड मैकाले की खूब बातें करेंगे हम। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, इसकी अब ज़्यादा बातें अगर यहाँ कर लेंगे तो थोड़ा मॉडर्न हो जाएगा, मॉडर्न की ज़्यादा बातें हो जाएंगी और हमें लगता है वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हमें लगता है यहाँ ना कराओ बातें, वहाँ अभी मॉडर्न में इसकी बातें लॉर्ड मैकाले करेंगे, या कभी फिर भी डिस्कशन हुआ तो लॉर्ड मैकाले के बारे में कर लेंगे। आज वैसे भी हमें लग रहा बड़ा है वीडियो। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। ये तो 2 पॉइंट आपने समझ लिए होंगे। देखिए कितना है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण किया गया और एक विधि आयोग, विधि माने होता है कानून का, ऐसा लॉ कमीशन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे लॉ कमीशन। लॉ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे लिख लो, इंग्लिश में बोलेंगे लॉ, LAW लॉ कमीशन, लॉ कमीशन। एक लॉ कमीशन गठित किया गया, उस लॉ कमीशन का जो हेड था वो मैकाले था। चलो वो ठीक है, वो आप लिख लेंगे, मैकाले था। तो 1833 का एक्ट जो था इन सब पॉइंटों के लिए, और एक बैकग्राउंड जो हमने बताया उन सब बैकग्राउंडों के लिए फेमस था। लेकिन अगर आपको एक बात बताई जाए, मोटी मोटी एक बात बताई जाए, तो 1833 के एक्ट में एक बात तो है, वो क्या है, वो बस आप समझ लीजिएगा। देखिए 1833 के एक्ट में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ मैं। एक चीज़ देखिए, 2 शब्द होते हैं, एक शब्द का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन, इस देखिए सेंट्रलाइजेशन, एक शब्द होता है डिसेंट्रलाइजेशन। यस होगा कि जेड होगा, चलो ठीक है, जो भी होगा, यस जेड जो भी है। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीयकरण, और इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। आपसे ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा है। ये एक्ट जो है ये केंद्रीयकरण के ऊपर नींव डालता है। हर चीज़ देखो गवर्नर जनरल के पास चली गई, कोई प्रांतों की कोई बातें नहीं हो रही, हर राइट जो है गवर्नर जनरल को दे दिए गए। गवर्नर जनरल ये कर सकता है, गवर्नर जनरल वो कर सकता है, भारत का कहलाने लगा। तुम देखो ना, सेंट्रलाइजेशन, ब्रिटिश क्या कर रही है, गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन की नींव डाल रही है। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीयकरण, सब कुछ केंद्रीयकरण करा जा रहा है। और एक शब्द होता है डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो हमने ऐसे लिख दिया, इस एक्ट में तो सेंट्रलाइजेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा, आज अगर आपको भारत में डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल पूछा जाए, भारतीय पॉलिटी में डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, तो आप क्या कहोगे, ग्राम पंचायत डिसेंट्रलाइजेशन है ना, ऊपर से देखो नीचे की तरफ डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो ये है 1833 का चार्टर अधिनियम। कुछ पॉइंट अगर रह गए हों तो आप बताइए, और भी बहुत सारे हैं पॉइंट, मेरे सारे हैं। आपका ये काम है कि इसे शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ना पसंद आए डिसलाइक कर दो। लेकिन अगर डिसलाइक करते हो, ना समझ आए,
तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिसलाइक करते हैं तो मुझे ये बता दीजिए कौन सी कमी है। अगर वो कमी अगर आप हमें बता देते हैं ना, तो मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है बोलते समय कोई कमी रह गई हो सकता है कि ये इतना सारा पसीना आता है ये आपको कमी लग रही हो, तो ये सब बोलोगे ना तो इस पर काम करेंगे। और ये सब तो धीरे धीरे हो पाएगा भाई, कि ये सारा सेटअप धीरे धीरे लगा पाएंगे। अगर कुछ पढ़ाने में कमी लग रही तो बता दीजिए, कोई वर्ड अगर मेरे कुछ लग रहे हो इधर उधर, जल्दी बोल जाता हूँ या जो भी है तो बताना, मैं सुधार करूँगा। खाली अगर आप डिसलाइक करेंगे ना, वो मुझे पता भी नहीं चलेगा, तो रोज़ करते रहोगे, कमी सुधारूंगा, है ना, आपके हिसाब से चलूँगा। खाली नहीं समझ आता मुझे। ठीक है, धन्यवाद।